हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 का उदाहरण 5 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण है कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके बताना है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से नए प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। आपको अच्छे से मन लगा के समझना है ताकि आप अगले प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे मैंने कहा, जितनी भी कर्णी वाली संख्या होती हैं वे अपरिमेय संख्या ही होती हैं। जैसे रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 3 एक यही है अपरिमेय संख्या यहाँ दी गई है। आपने कहा कर्णी 4 भी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके वर्गमूल निकल सकता है। कर्णी 4 का वर्गमूल निकल सकता है 2, तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या कहलाएगी। जितनी भी कर्णी वाली संख्या होती हैं जिनके वर्गमूल नहीं निकलते वो सब अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे कर्णी 7, तो हम जिनके वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वे अपरिमेय संख्या ही होंगी। अब हमने जैसे लिखा 4 कर्णी 3, तो 4 तो एक परिमेय संख्या है और कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरी परिमेय संख्या कहलाएगी। जब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा होता है तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे 2 है, अब कर्णी यहाँ 5 है, तो कर्णी 5 तो अपरिमेय संख्या है जबकि 2 एक परिमेय संख्या है। जब कर्णी 5 के साथ वह लिखी गई तो अपरिमेय संख्या ही होगी, चाहे गुणा करने पे या जोड़ने पर या फिर घटाने पर। जैसे घटाने पे और जोड़ने पे कैसे, जैसे इसी को लेते हैं 2 जोड़ में रूट 5 है, तो ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ऐसा नहीं कि आप 2 को परिमेय कहोगे और आप रूट 5 को अपरिमेय कहोगे, नहीं, ये पूरी संख्या ही अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मैं आपको इधर बताता हूं। परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में की जा सके, जैसे 3/7, सिंगल भी हो, जैसे 7 अकेला है, तो ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगी क्योंकि इसके बटे में हम एक अपने मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा 2/5, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को नहीं पढ़ा हो तो हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बता रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले आप उस टॉपिक को जाकर समझें, फिर आप इस वीडियो को देखें। अगर आप उन टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं और पहले ही उदाहरण 5 करने जाएं तो आपसे यह प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि यह परिमेय अपरिमेय को हम सिद्ध करके बताना है। आपको जब पता ही नहीं होगा अपरिमेय संख्या क्या होती है तो आप कैसे सिद्ध कर पाओगे। तो पहले जाइए आप प्लेलिस्ट में जाकर, लाइए हमारा वीडियो लेक्चर है भूमिका, उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय और अन्य संख्याओं को भी बताया है। आपको अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ लेना है, फिर आकर आप उदाहरण 5 या अन्य प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो पहले आप जाकर वीडियो लेक्चर को देखें। कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है कर्णी 3, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे हम इस उदाहरण में उसको समझेंगे। हम एक विधि अपनाते हैं, इसे कहते हैं विरोधोक्ति विधि या विपरीत उक्ति विधि। वो क्या होती है? वो एक लंबी प्रोसेस होती है, उसको हम यहाँ समझेंगे, हल लिखेंगे। अब हम उस विधि को लिखेंगे जिसका नाम है विरोधोक्ति विधि। हम हेडिंग डालेंगे विरोधोक्ति विधि या विपरीतोक्ति विधि। इस तरीके से हम हेडिंग डालेंगे विरोधोक्ति या विपरीतोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि क्या होती है? जैसे कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, कर्णी 3 को अपरिमेय ना मानकर उसका विरोध करके परिमेय कहेंगे। मतलब सवाल तो कह रहा है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही है, ये अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। विरोध कैसा करेंगे कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ मानेंगे कि माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, हम लिख लेंगे माना कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये कर्णी 3 है
परिमेय संख्या है मतलब हम कर्णी 3 को P बटे Q के रूप में या बराबर में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे हम, कर्णी 3 बराबर P बटे Q। कर्णी 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब हम यहाँ P बटे Q के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी कैसी, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। जैसे हमने लिखा, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 का। तो हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे परिमेय संख्या है, हमने लिखी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को कहने का मतलब क्या होता है कि वो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकते हैं। जैसे 5 बटे 7 या 2 बटे 3, ये परिमेय संख्याओं के ही उदाहरण है। ये परिमेय संख्याओं के ही उदाहरण है। तो जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब समझो। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे हमने 5 बटे 7 को ले लिया, तो 5 का ना कोई गुणनखंड होगा 5 के अलावा, और ना 7 का गुणनखंड होगा कोई 7 के अलावा। मतलब जिनके गुणनखंड ना निकलें, जिनके गुणनखंड ना लिखने, वही हमारे सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। मतलब कैसे, जैसे 5 का गुणनखंड सिर्फ 5 ही है और 7 का गुणनखंड भी सिर्फ 7 ही है। जब जिनका HCF मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, उन्हें हम सहअभाज्य पूर्णांक कह सकते हैं। हमने HCF और LCM में बताया कि सहअभाज्य पूर्णांक जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं निकलता उनका HCF 1 होता है। तो हम 1 अपनी मर्जी से लगा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार मतलब जिनमें कोई कॉमन ना निकले तो उनमें एक कॉमन जरूर होता है। जैसे अब हमने इसको ले लिया, 2 बटे 3 को लेंगे हम, 2 बटे 3 को, 2 का गुणनखंड भी सिर्फ 2 ही होगा और 3 का गुणनखंड भी 3 ही होगा। जब दोनों के गुणनखंड में कोई कॉमन ना निकले तो वही हमारा सहअभाज्य पूर्णांक होगा। और दूसरी भाषा में समझें तो हम जिनका HCF केवल 1 हो वही सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसका मतलब समझो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3 बटे Q का मान हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो 0 पूरी संख्या को ही 0 बना देगा, पूरी संख्या को ही 0 बना देगा। इसका मतलब यह है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 के नीचे हमने 0 लिखा तो 0 पूरी संख्या को ही 0 बना देगा। तो इस प्रकार 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अब 0 कुछ Q का मान कुछ भी हो, 1 हो या फिर 2 हो, 3 हो, 5 हो, इस प्रकार कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नीचे होता है तो वह पूरी संख्या को ही 0 बना देगा। जब P और Q का, जैसा मैं लिखी P और Q, जब P और Q का कोई गुणनखंड निकल के आ जाए, जब P और Q का कोई गुणनखंड निकल के आ जाए तो वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अगर वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो वह परिमेय भी नहीं होगी, तो वह संख्या परिमेय भी नहीं होगी। तो P बटे Q का सहअभाज्य पूर्णांक, जैसे हमने अगली संख्या ली परिमेय संख्या में 2 बटे 7, तो 2 का गुणनखंड भी 2 ही होगा सिर्फ, और 7 का गुणनखंड भी सिर्फ 7 ही होगा। हाँ, 1 हम मान सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि जब कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे, हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिसका HCF 1 हो, जिन संख्याओं का HCF 1 हो वह सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। P बटे Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा सहअभाज्य पूर्णांक। और Q बटे 0, अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक होंगे तो वे इनके गुणनखंड नहीं निकलेंगे। अगर इनके गुणनखंड निकल जाए तो वे सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। कर्णी 3 बराबर P बटे Q, हमने ये जबरदस्ती माना है, हमने इसका विपरीत माना है कि ये अपरिमेय संख्या है कर्णी 3, लेकिन हमने कहा नहीं परिमेय संख्या, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे इन संख्याओं को लिख के तिर्यक गुणा करने पर, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब कर्णी 3 के नीचे हम 1 लगा लेंगे, क्योंकि तिर्यक गुणा करने में हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, Q का कर्णी 3 में करेंगे तो पहले Q और कर्णी 3। अब हम P का 1 में करेंगे तो P आएगा सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
इस तरीके से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग कैसे करेंगे, जैसे Q कर्णी 3 पर भी हम वर्ग लगा लेंगे और P पर भी हम वर्ग लगा लेंगे। अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे Q का वर्ग, अब कर्णी 3 के ऊपर हम वर्ग लगा लेंगे तो कर्णी 3 के ऊपर वर्ग और बराबर P का वर्ग। अब इसको समझो, इसको किस प्रकार हल करते हैं हम। जैसे कर्णी 3 है, कर्णी 3 के ऊपर वर्ग लगा है, कर्णी 3 के ऊपर वर्ग, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जब कर्णी 3 के ऊपर वर्ग लिखा है तो कर्णी 3 को हम 2 बार लिख देंगे, कर्णी 3 और कर्णी 3। अब कर्णी 3 को 2 बार लिखा है तो कर्णी 1 लगा के उसके नीचे इकट्ठा लिख देंगे इस प्रकार। जब ये जुड़ा में होगा तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। कर्णी 3 का वर्ग, कर्णी 3 के ऊपर वर्ग का मतलब क्या होगा 3। अब जैसे कर्णी 5 है, इसके ऊपर वर्ग है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। कर्णी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, कर्णी 5 कर्णी 5। अब इकट्ठा हम इनको लिख देंगे कर्णी के नीचे 5 गुणा में 5। अब ये बाहर निकल के जाएगा सिर्फ 5 अकेला, क्योंकि ये जुड़ा में हो गया। तो अगर कहीं भी कर्णी का वर्ग लगा हो उस संख्या का, जैसे हमने लिखा ये 5 ही ले लो, ये कर्णी में लिखा है और उसके ऊपर घात 2 लगी, तो इसका पूरी मेथड को ना करके आप केवल निकाल सकते हो कि 5 बाहर आएगा इसमें से। इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे कि 3 बाहर आएगा, तो 3 बाहर आएगा तो पहले उस संख्या को लिखेंगे 3 को, फिर Q के ऊपर कर्णी को, फिर P के ऊपर कर्णी, सॉरी P के ऊपर घात। अब इसको समझो, 3 Q के ऊपर 2 की घात बराबर P स्क्वायर, इसको घात भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी, ठीक है जी। इसको समझते हैं, जैसे मैंने संख्या लिखी 4, तो 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर 4 है यहाँ है तो 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब उसके सामने बराबर लगा के इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ये P है, P के बराबर ये लिखा है 4 के गुणनखंड है, इसी प्रकार ये P के गुणनखंड है। अगर P वर्ग का कोई गुणनखंड 3 है तो वहाँ P का गुणनखंड भी 3 होगा, ठीक है। और यहाँ P क्या कह रहा है, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब P का कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ P कह रहा है कि मेरा एक गुणनखंड 3 है, तो P यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। पहले P तो बोल रहा था मेरा कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब सहभाज्य पूर्णांक है P और Q, मतलब सहभाज्य पूर्णांक का मतलब यही है कि उसके गुणनखंड नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि P का एक गुणनखंड 3 है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार, हम लिख देंगे जहाँ P वर्ग का एक गुणनखंड 3 है तो P का भी एक गुणनखंड 3 होगा। तो यहाँ P क्या हो गया, P यहाँ गलत साबित हो गया, क्योंकि P ने यहाँ क्या क्या कहा था कि P एक सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है मतलब उसका कोई गुणनखंड नहीं है उसके अलावा। तो यहाँ P ने कह दिया कि मेरा गुणनखंड तो 3 है, तो ये 3 गलत हो गया, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, तो हम क्या मान लेंगे समीकरण 1, और इसको क्या मान लेंगे कथन 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो इसको पहले समझो। तो पहले हम लिखा था कि P स्क्वायर का मान 3 है, तो P का भी मान क्या निकल के आएगा, गुणनखंड 3 ही निकल के आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 4 का गुणनखंड 2 गुणा में 2, तो 4 का गुणनखंड 1 तो है, लेकिन 1 के अलावा दूसरा भी है, तो वो दूसरा कौन सा है, गुणा में 2। इसी प्रकार हमने क्या कहा था कि P का एक गुणनखंड 3 तो है, लेकिन 3 के अलावा जो गुणनखंड होंगे वो भी तो होंगे, 3 के अलावा जो कोई गुणनखंड होंगे वो भी तो होंगे, उन्हें हम क्या लिखें, तो उन्हें हम लिखेंगे M। P के जो गुणनखंड होंगे 3 छोड़कर, तो उनको हम M मान लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, P बराबर 3, एक गुणनखंड तो 3 है और 3 के अलावा जो भी होंगे वो उसको हम M मान लेंगे। जब हमारा P का मान निकल आया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे P, इस प्रकार हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है। अब हम इस समीकरण को लिखेंगे और फिर इसका P का मान लिखेंगे। तो समीकरण है 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो 3 तो इसी प्रकार लिखा होगा 3 स्क्वायर, और फिर Q स्क्वायर बराबर, अब P स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 3M P की जगह,
तो 3m स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 3q² और अब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और m²। अब 3 से जब बराबर में हो दो संख्याएं तो 3 से कट जाएगा ये 9, 3 बार में ये 9। तो अब क्या निकल के आ गया, q² बराबर 3m²। अब यहाँ p भी झूठा हो गया क्योंकि p का मान भी एक निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। जब बराबर होते हैं तो उसका मान ही निकल के आता है, मैंने आपको बताया था। तो q का मान भी क्या निकल के आ गया, 3। तो यहाँ q का मान भी निकल आया, गुणनखंड निकल आया 3। तो q ने भी क्या कहा था कि वह सहवाज पूर्णांक है, मतलब उसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि q का गुणनखंड 3 है। तो हम लिखेंगे q² का गुणनखंड भी 3 है, तो q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। इस प्रकार हम लिख देंगे q² का एक गुणनखंड 3 है तो q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। ठीक है। अब p और q दोनों ही गलत निकल गए क्योंकि यहाँ हमने उल्टा माना था, हमने ही कल्पना गलत की थी। ठीक है, तो हम इसको कथन सेकंड मानेंगे। पहला कथन था, अब ये दूसरा कथन है। तो p और q यहाँ गलत साबित हो गए। तो हम लिखेंगे कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार हम लिख देंगे कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि p और q सहवाज पूर्णांक नहीं है। जब सहवाज पूर्णांक नहीं है तो p/q एक परिमेय संख्या भी नहीं है। जब p और q परिमेय संख्या नहीं है तो कर्ण 3 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम कर्ण 3 को ही p/q के रूप में लिखा था। परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी जो कि थी, लेकिन हमने ही उससे उल्टा माना था। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।